एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉइल जो है सॉइल के जो है अवधारणा के बारे में, जैसे आपके कौन कौन से थे। दो शाखा थी इसमें, पेडोलॉजी एडेफोलॉजी के बारे में पढ़ चुके थे। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी मृदा निर्माण की प्रक्रिया, और जो एडेफोलॉजी उस पर क्रॉप निर्माण की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि फसलों का मैनेजमेंट किया जाता है, उसी को एडेफोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आज बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक भैया, सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे की चट्टानों तक के उदग्र भाग को मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, मृदा प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? उदग्र भाग का मतलब क्या हो गया? उदग्र भाग का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस तरह जो भाग होता है, खड़ा भाग या उदग्र भाग कहा जाता है, उसको ही सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। और कह रहा है भैया कि नीचे के चट्टान से तात्पर्य है कि मृदा के नीचे उपस्थित अनुच्छेदित यानी कि अनवेदर्ड रॉक, जिसका जो है अक्षय नहीं हुआ है, उसका है। यानी कि नीचे की जो चट्टान होती हैं उसमें जो है जो रॉक होते हैं उनका जो है क्षरण नहीं हुआ रहता है, उस मृदा के नीचे के चट्टान होते हैं। और कह रहा है मृदा निर्माण के कारकों शक्तियों के लंबे समय तक कार्यरत रहने से पृथ्वी के मूल द्रव्य धीरे धीरे विभिन्न परतों में बढ़ जाते हैं। इन परतों या संस्तरों को मिलाकर मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। सॉइल प्रोफाइल का कैसे निर्माण होता है? सॉइल प्रोफाइल का निर्माण कैसे होता है कि मृदा निर्माण के कारक, चाहे वो आपके एक्टिव कारक हों या पैसिव कारक हों, उनके जो कार्य करने से पृथ्वी के मूल द्रव्य में जो परत होती है धीरे धीरे अलग अलग संस्तरों या परत में जो है बढ़ जाती है। इसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे दिया है आपका सॉइल प्रोफाइल में पाए जाने वाले होराइजन यानी कि परत सभी स्थानों पर एक समान नहीं होते हैं। ये भी कंडीशन है, जो सॉइल प्रोफाइल है वो सभी स्थान पर सेम नहीं होता है। कह रहा है कि मूल द्रव्य के ऊपर स्थित इन्हीं होराइजन को एक साथ सोलम कहा जाता है। सोलम मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी, ए प्लस बी जिस स्तर को आप मिला देंगे तो उसी को आप कहा कहेंगे? सोलम कहेंगे। ठीक है, और कह रहा है भैया कि मृदा निर्माण प्रक्रिया के उपरांत बने होराइजन को 5 भागों में रखा जाता है, ओ ए ई बी सी, तथा इन संस्तरों को एक साथ मास्टर होराइजन भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ली कि मास्टर होराइजन कितना है, तो आप क्या आंसर देंगे? मास्टर होराइजन कितने हैं? 5 हैं। और कितने संस्तर में बांटा गया है? तो 5 संस्तर में। कौन कौन? ओ ए ई बी सी। ठीक है, तो बारी बारी से जान लेते हैं ओ ए ई बी सी क्या है और कैसे हैं। तो आपका जो ओ होराइजन है, ओ होराइजन भैया कह रहा है कि यह मिनरल सॉइल के ऊपर का ऑर्गेनिक और होराइजन, यानी कि इसमें जो है खनिज पदार्थ अधिक होते हैं, और जो जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। जो आपका ओ होराइजन है, कहाँ पाया जाता है? जंगली क्षेत्रों में, वनों में पाया जाता है। कह रहा है कि यह ओ होराइजन कुंवारी मृदा यानी कि वर्जिन सॉइल में दिखाई देता है, लेकिन अराइवल सॉइल यानी कि कृषि योग्य भूमि में अनुपस्थित होता है। अब जो ओ होराइजन होगी, जो फॉरेस्ट सॉइल होगी या जंगल की मिट्टी होगी, जंगल की मिट्टी क्या होगी? जंगल की मिट्टी प्रायः ओरिजिन सॉइल होती है, यानी कि कुंवारी मृदा होती है। ठीक है, और नई मृदा भी कह सकते हैं आपको, नई मृदा होती है। लेकिन यहाँ एरेबल सॉइल जहाँ पर कृषि योग्य भूमि होती है वहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, ओ होराइजन बात जान लेना कि होराइजन केवल जंगलों में पाई जाती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका ए होराइजन। ए होराइजन के बारे में दिया है, कह रहा है कि यह मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है, यानी कि टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन। इसी को ही आप जो है टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसको? ए होराइजन को, ओ ए को। ठीक है, यह क्या है? मृदा के सबसे ऊपरी स्थित खनिज संस्तर है। और कह रहा है कि इसमें ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ मिला होता है। ह्यूमस होता है और क्या होते हैं आपके? मिनरल मैटर होते हैं, कार्बनिक या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है भैया, ए होराइजन में। और कह रहा है कि जिसके कारण यह नीचे के संस्तर की अपेक्षा अधिक काला होता है। आपका जो ए होराइजन होता है, ए होराइजन ए बी के अलावा जो है काला होता है। और ये होराइजन को ही इसी पे जो है आपकी क्रियाएं की जाती हैं, इसी पर आपकी जो है क्रॉपिंग जो वर्क होती है इसी पर, इस ए होराइजन पर ही की जाती है, यानी कि कल्टीवेशन ए होराइजन पे किया जाता है। ठीक है भैया, इसी को जो है आप टॉप सॉइल भी कहा जाता है या टॉप होराइजन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं भैया, आगे दिया आपका ई अथवा ए टू होराइजन। अच्छा, ओ ए ई बी सी था ना, 5 था। ओ ए ई बी सी, यही था, ओ ए ई बी सी। अब जैसे उसी में ई को जो आप ए टू भी कह सकते हैं। ई को क्या कहा जाता है?
ई को आप A2 भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में दिया है ई अथवा A2 होराइजन। ठीक है, A2 होराइजन में क्या होता है, कह रहा है कि होराइजन ऑफ मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑफ क्ले, होराइजन ऑफ मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑफ क्ले, यानी कि जो अधिकतम होराइजन में इल्यूमिनेशन प्रक्रिया कहाँ होती है, इल्यूमिनेशन प्रक्रिया आपकी A2 होराइजन में होती है या फिर ई होराइजन में होती है। ठीक है, और कह रहा है कि फेरम एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ए क्रॉसपोंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस मिनरल सच एज क्वार्टिज इन सैंड, कह रहा है, और कह रहा है कि यह हल्के रंग का होता है, वस्तुतः यही होराइजन मृदा होती है। ठीक है, जो ई अथवा A2 होराइजन होती है यही क्या होती है, हल्के रंग की होती है, यही आपकी मृदा होती है। ठीक है भैया, और इसी में क्या होता है, आपकी इल्यूविएशन प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इल्यूविएशन ई वाला इल्यूविएशन प्रक्रियाएं होती हैं ई अथवा A2 में। ठीक है, ये बात याद रखना। और आगे दिया है भैया आपका AB या EB, AB या EB, ये क्या कह रहा है, कह रहा है भैया यह ए या ई तथा बी संस्तर के बीच ट्रांजिशन लेयर है। ए और बी संस्तर के बीच का, ए और बी संस्तर के बीच का ट्रांस लेयर है, यानी कि इसके नीचे बी है, इसके ऊपर ए है। ठीक है, और इसका गुण निश्चित, इसका गुण भैया कह रहा है कि निश्चित बी संस्तर की अपेक्षा या ई संस्तर से अधिक फिल्म मिलता है, कभी कभी यह संस्तर अनुपस्थित भी होता है। तो ये बात याद रखना, जो आपका A3 या ई संस्तर होता है या AB संस्तर होता है, ये जो है कभी कभी अनुपस्थित भी होता है, तो कोई बात नहीं। मेन आपके एक और मास्टर 5 है OAEBC। ठीक है, जिसमें आपका AB या A3 इसको कहा जाता है, A3 ना भी मान के चले, ये कभी कभी उपस्थित भी नहीं होता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं बी होराइजन के बारे में। आपका कौन कौन सा हो गया, OAE, 3 कंप्लीट हो गया। अब बी होराइजन की बात करते हैं। तो बी होराइजन में है, जैसे आपका कह रहा है कि होराइजन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन या इल्यूविएशन, वो क्या था, उसमें ई था। ई का मतलब जो आपकी ई होराइजन से उसमें इल्यूविएशन था, लेकिन जो आपका वी होराइजन है इसमें इल्यूविएशन प्रक्रिया होती है ना, इल्यूविएशन प्रक्रिया होती है। ठीक है, कह रहा है एक्यूमुलेशन इल्यूविएशन ऑफ मटेरियल्स सच एज फेरम एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकेट क्लेस, इसे इल्यूविएशन होराइजन कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है इल्यूविएशन होराइजन। इल्यूविएशन आपके होराइजन बी होराइजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और जो आपके फेरम के ऑक्साइड होते हैं वो क्या कहाँ लिया जाता है, तो ये बी होराइजन में पाया जाता है। ठीक है भैया, और कह रहा है कि यह संस्तर सब सॉइल कहलाता है। क्या कहलाता है, यह संस्तर सब सॉइल कहलाता है। और इसमें ए संस्तर से निछालित पदार्थ संचित होते हैं, यानी कि जो ए के बाद जो होराइजन ए में जो ए का जो निछालन होता है उसके बाद इसी का निर्माण होता है। जो प्रक्रियाएं ए में होने के बाद होती हैं तो ए के बाद बी में ही होती हैं, इसी को हम जो इल्यूविएशन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि कह रहा है आपका शुष्क खेती में CaCO3 CaSO4 एवं अन्य लवण भी संचित होती हैं। ई की अपेक्षा इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। पहले इसे A3 संस्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको पहले A3 संस्तर कहा जाता था, बी होराइजन को। ठीक है भैया, तो ये बातें याद रखना। जो सोलम है, सोलम आप पढ़ा है ना, सोलम A+B संस्तर को क्या कहा जाता है, सोलम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका सी होराइजन। सी होराइजन कह रहा है कि यह संस्तर मूल पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल का होता है। ठीक है, पेरेंट मटेरियल कैसे कारक है आपके, पेरेंट मटेरियल आपके पैसिव कारक है। और कह रहा है कि जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें वेदरिंग ऋतुक्षरण पूर्ण नहीं होता है तथा मूल रूप से अनेक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट का संचयन होता है। इसमें क्या क्या होते हैं आपके CaCO3 MgCO3 ये सब के जो है आपके कार्बोनेट का संचयन, और सीमेंटीकरण भी पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, सीमेंटीकरण पूछा जाता है कि सीमेंटीकरण जो प्रक्रिया है वो किस होराइजन में पाई जाती है, तो आंसर क्या देंगे आप, सी होराइजन में आपकी सीमेंटीकरण प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। और कह रहा है कि कभी कभी इसमें हाई बल्क डेंसिटी भी होता है, यानी कि आपकी जो BD है वो हाई होती है ना, 1.33 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये बात भी याद रखना। ये बात किसकी थी, ये आपके सी होराइजन की थी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। और सी होराइजन जान लीजिए कि OAEBC सी है, इसका मतलब सबसे निचला वाला भाग सी ही होगा। यहीं से आपके मृदा निर्माण की प्रक्रिया जारी होती है और पेरेंट मटेरियल इसी में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पैसिव कारक जो होते हैं, पैसिव कारक ये आपकी सी होराइजन में ही पाए जाते हैं। और भैया कह रहा है कि
जब विर्जिन सॉइल यानी कि जो आपकी नई सॉइल या कुंवारी मृदा होती है में कार्य किया जाता है, तब ऊपरी संस्तरें फरोस्लाइस बन जाती हैं। फरोस्लाइस ना ऊन के जैसे बन जाती हैं। जब ऊपरी होराइजन की जो आपकी ओ संस्तर है, उस संस्था में जब किसी क्रियाएं की जाती हैं तो फरोस्लाइस बन जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया आपका मृदा के भौतिक गुण के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कह रहा है कि मृदा की जल धारण क्षमता, ठीक है, वायु संचार रंध्रता, प्लास्टिसिटी एवं उर्वरता जैसी इत्यादि सभी भौतिक गुण मृदा के कण, मात्रा, संरचना एवं खनिजी गठन से प्रभावित होते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सॉइल की पूरे इन्हीं कारणों से क्या होती है, प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया आपका सॉइल टेक्सचर के बारे में, यानी कि मृदा गठन। मृदा गठन क्या है? मृदा गठन कह रहा है कि मृदा वयन या गठन से तात्पर्य मृदा कणों के विभिन्न आकार वर्गों के सापेक्ष अनुपात से होता है। जो आपके सॉइल के जो साइज होते हैं उस पर निर्भर करता है या उनके अनुपात से होता है। और कह रहा है कि व्यक्तिगत आकार समूहों को सॉइल पार्टिकल या मृदा प्रभेद कहते हैं, जिसमें आकार में बटे होते हैं अलग अलग आकार में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम जो है सॉइल पार्टिकल कहते हैं। सॉइल मतलब कण हो गया, पार्टिकल मतलब प्रभेद। ठीक है, उस सॉइल मतलब भूमि, पार्टिकल माने कण, सॉइल कण कहते हैं। ठीक है, और जिसमें आपका क्या क्या आता है, तो बालू, सिल्ट और मृतिका का, बालू, सिल्ट, मृतिका का या को मृदा कण वर्ग कहा जाता है। जो आपके सॉइल सेपरेट्स हैं उसको क्या कहा जाता है, मृदा कण कहा जाता है। किसको? बालू, सिल्ट, मृतिका को। और मृदा में इन कणों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं और स्थान के बदलने पर यह बदलता रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और ऐसे मृदा कणों का आकार खेती कार्य से जल्दी नहीं बदलता, इसलिए सॉइल टेक्सचर को मृदा का अस्थायी या मूल गुण यानी कि पेरेंट फीचर एंड बेसिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। एक बात याद रखना, पहले जो आपकी क्या होती है, सॉइल टेक्सचर होती है। सॉइल टेक्सचर भैया हम क्या करते हैं, सॉइल टेक्सचर को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते हैं, ये बात याद रखना। गठन, किसी का जब गठन होता है तो उसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि उसका गठन हो चुका है। ठीक है, तो सॉइल टेक्सचर को बदल नहीं सकते हैं, बल्कि हम सॉइल स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। ठीक है, गठन का मतलब बैठने का स्थान, उसको हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि सॉइल सेपरेट्स का यांत्रिक एनालिसिस यानी कि परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट सैंड्स के लिए हाइड्रोमेट्रिक मेथड से किया जाता है। मृदा में जिन कणों का अधिकता होता है उसी के अनुसार मृदा का निर्माण होता है। ठीक है भैया, तो समझ जाना। जो आपके सॉइल सेपरेट्स यानी कि जो मृदा कण वर्ग हैं उनका जब एनालिसिस हम किससे करते हैं, तो हम हाइड्रोमेट्रिक मेथड से करते हैं। और कह रहा है कि जिसमें जिस कण की अधिकता होगी उसी के अनुसार मृदा का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं भैया, तो आपका दिया है कोर्स फ्रेगमेंट एंड फाइन अर्थ। कोर्स फ्रेगमेंट्स एंड फाइन अर्थ, इसमें आपका स्टोन का कह रहा है कि साइज मोर देन 250 मिलीमीटर इन डायमीटर। जो आपका कोबल्स या फ्लैक्स है 250 से 75 मीटर इन डायमीटर में। और ग्रेवल जो आपका 2 से 75 मिलीमीटर इन डायमीटर में। ये पूछा जाता है ग्रेवल का साइज कितना होता है, तो ग्रेवल का साइज 2 से 75 मिलीमीटर इन डायमीटर में होता है। और कोबल्स या फ्लैक्स का जो साइज होता है वो 250 से 75 मिलीमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर में बात करता है। कह रहा है कि समानता स्टोन जो है पत्थर का टुकड़ा होता है। स्टोन मतलब पत्थर ही हो तो पत्थर का टुकड़ा होता है जिसका आकार 20 मिलीमीटर व्यास से अधिक होता है। 20 मिलीमीटर व्यास से अधिक होता है। ग्रेवल का आकार 2 से 20 मिलीमीटर एवं फाइन अर्थ सैंड, सिल्ट एवं क्ले का आकार 2 मिलीमीटर व्यास से कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इतना क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, जिसमें आपका दिया है पहला सैंड के बारे में, है ना। सैंड का कितना होता है साइज, तो सैंड का होता है 0.2 से 2। सोन सैंड का मतलब कोर्स सैंड, मोटी बालू। ठीक है, सबसे मोटी बालू जिसमें आपका 0.2 से 2 मिलीमीटर है पर डायमीटर। क्वार्टज खनिज की हमें क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, और फिर दिया है फाइन सैंड के बारे में, तो फाइन सैंड का आकार 10 घटाते चले जाएंगे। 0.2 शुरू होगा तो 0.22 से 0.02 से 0.2 मिलीमीटर क्वार्टाइज एवं फेल्डस्पाट दोनों की उपस्थिति होती है। और सिल्ट की बात करें तो सिल्ट की साइज उसी से तो जो है आप घटा दीजिए 10, जो 0.02 से 0.002 मिलीमीटर इन डायमीटर।
और किले की बात करते हैं तो किलो का जो है सबसे अधिक होता है आपका लेस देन 0.02 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंड का आकार बताइए, ISSS के अनुसार क्या होता है, ठीक है, USDA के अनुसार क्या होता है, तो लगभग यही आंसर होता है कि किले का जो साइज होता है 0.002 मिलीमीटर होता है, सिल्ट का जो साइज होता है 0.02 से 0.002 होता है, फाइन सैंड का जो साइज होता है 0.02 से 0.2 मिलीमीटर होता है, और आपका सैंड सॉइल जो होता है सैंड सॉइल का, ठीक है, उसका 0.2 से 2 मिलीमीटर सबसे बड़ा जो है या सबसे अधिक मिलीमीटर वाला कौन है, सैंड है। ठीक है, कह रहा है कि क्ले का एक एदरिंग फिल्म होने के कारण सिल्ट में थोड़ा चिपक, कोहेसन, एडहेसन तथा एब्जॉर्प्शन का गुण रहता है। इसमें क्वार्टेज एवं फेल्डस्पार दोनों खनिजों की अधिकता होती है, किसमें, क्ले में। ठीक है, और सैंड एवं सिल्ट के कण सभी गोलाकार एवं घनाकार होते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आपका दिया है क्ले मिलर के बारे में बताया है। क्ले मिलर के बारे में कह रहा है कि लेस देन 0.02 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इसका जो साइज होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। कह रहा है कि इस कण की आकृति प्लेट की तरह होती है, ठीक है, तथा भीगने पर बहुत अधिक चिपचिपी हो जाती है। इसमें जो है फ्लैकुलेशन, डिफ्लैकुलेशन तथा प्लास्टिसिटी जैसे गुण पाए जाते हैं। चूंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है इसलिए इसका सरफेस एरिया अधिकतम होता है। क्ले कमजोर अम्ल की तरह व्यवहार करता है और इसे क्षार से क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। यही कारण है कि विभिन्न पोषक तत्वों के लिए भंडारण गृह का काम करता है कौन, क्ले। ठीक है, और कह रहा है कि स्टोर हाउस फॉर सेवरल न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या कार्य करता है, ये भंडारण का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज होता है सबसे कम होता है। ठीक है भैया, ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है आपका मृदा कणों का आकार अंतरराष्ट्रीय मानक यानी ISSS के अनुसार, ISSS के अनुसार, ठीक है। ये भैया मृदा कणों का आकार किसके अनुसार, ISSS के अनुसार, और जिसमें आपको दिया स्टोन का साइज कितना होता है तो 20 मिलीमीटर से अधिक होता है, और ग्रेवल का जो साइज होता है 2 से 20 मिलीमीटर तक होता है। फाइन अर्थ का जो साइज होता है वो 2 मिलीमीटर से छोटा होता है, लेस देन 2 मिलीमीटर। ठीक है, और कोर्स सैंड का तो आप जानते हैं कि 0.2 से 2। ठीक है, और फाइन सैंड का 0.02 से 0.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका सिल्ट का, तो सिल्ट का कितना होता है भैया, सिल्ट का होता है 0.00 से 0.02 तक। और किले का जान लेना सबसे कम है, इसी में याद नीचे से याद करते जाइए, किले का सबसे कम है ना, तो 0.002, फिर उसके ऊपर बढ़ा देना, 10-10 का बढ़ाते चले जाना। ठीक है, 10-10 का। ठीक है, जैसे आपका किले का हो गया, किले का कितना है, किले का आपका 0 लेस देन 0.002, फिर इसी से बढ़ा देना। सिल्ट की बात कर लेना, सिल्ट की, तो सिल्ट में क्या हो जाएगा, सिल्ट में हो जाएगा आपका 0.002 से 0.02। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसी तरह आप फाइन सैंड बढ़ा लेना, फाइन सैंड की क्या होगा, लास्ट वाला लेना 0.02 से 0.2 तक। ठीक, इसके बाद 0.2 से 2 तक याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया आपका मृदा गठन का महत्व एवं मृदा गठन वर्ग यानी कि टेक्सचरल क्लासेज के बारे में कह रहा है भाई कि मृदा भू प्रबंध में मृदा गठन का बहुत महत्व है। अधिक बालू वाली मिट्टियों में भूषण तेजी से होता है, जहाँ पर अधिक बालू पाया जाता है तो जाहिर सी बात है भाई भूषण तो होगा ही, भूषण क्या वायुक्षरण भी होगा। और कह रहा है कि जबकि छोटे मृदा कण एक दूसरे में चिपके होते हैं जिससे भूषण अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और कह रहा है कि मृदा में सैंड, सिल्ट एवं क्ले कणों का अनुपात अलग अलग होता है। जिस मिट्टी में 85% से अधिक बालू होता है उसे सैंडी सॉइल कहा जाता है, और जब सिल्ट का प्रतिशत 80% से अधिक होता है तो सिल्टी सॉइल कहलाता है। और जब भैया कह रहा है कि जब 40% से अधिक आपका क्ले होता है तो आपका क्या कहा जाता है, तो वह क्ले सॉइल कहलाता है। यानी कि जो आपका सैंडी सॉइल होगा, सैंडी सॉइल का मतलब 85% से उसमें बालू होगा अधिक तो सैंडी सॉइल होगा, और 80% से अगर किसी में जो है आपकी सिल्ट होगा तो सिल्टी सॉइल होगा, और जब 40% से आपका क्ले होगा तो आपका क्ले सॉइल कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि सभी मिट्टियों में ये तीनों कण सैंड, सिल्ट, क्ले मौजूद होते हैं, चाहे जो मिट्टी, चाहे ब्लैक सॉइल हो, ठीक है, लाल सॉइल हो, सब में।
और कह रहा है कि अंतर सिर्फ उनके अनुपात में होता है। कह रहा है कि इन्हीं तीनों गुणों के अनुपात के आधार पर सैंडी, लोमी, क्ले सॉइल को कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों गुणों के अनुपात के आधार पर सैंडी, लोमी एवं क्ले कहा जाता है। और क्ले सॉइल को हैवी सॉइल, ठीक है, हैवी सॉइल या भारी मृदा, और सैंडी सॉइल को लाइट सॉइल या हल्की मृदा भी कहा जाता है। क्ले सॉइल को क्या कहा जाता है? हैवी मृदा। क्ले सॉइल का मतलब क्या होता है? इसका जो आकार होता है सबसे छोटा होता है, यानी कि 0.002 मिलीमीटर जो है छोटा होता है, इसलिए इसको जो है भारी मृदा कहा जाता है। और जो हल्की मृदा होती है आपकी सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? हल्की मृदा को लाइट सॉइल कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका यह नामकरण वजन के अनुसार ना होकर, ये थ्योरी है, केवल आप सुन लेना। कह रहा है कि यह नामकरण वजन के अनुसार ना होकर जुताई यंत्र पर प्रतिरोध उत्पन्न करने से तात्पर्य रखता है। भारी मिट्टी वैसी मिट्टी को कहा जाता है जिसमें जोतना कोड़ना आसान नहीं होता है। ऐसी मिट्टी के द्वारा जुताई यंत्र पर अधिक प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, जबकि हल्की मिट्टी में जुताई कार्य आसानी से होते हैं और मिट्टी द्वारा प्रतिरोध बल भी कम लगाया जाता है। यथार्थ में समान आयतन वाली हल्की बलुई मिट्टी में भारी मटियार मिट्टी में वजन कम होता है। सैंडी सॉइल में जल प्रवेश एवं निकास आसानी से होता है, लेकिन जल धारण क्षमता कम होती है। और कह रहा है कि इसके विपरीत भारी मिट्टी को सूखी या गीली हालत में भी जोतना काटना कठिन होता है। सूखने में भारी मिट्टी कठोर, भारी मतलब काली मिट्टी समझ लेना, और कड़ी गीली होने पर पंखली और चिपचिपी होती है। नमी की निश्चित मात्रा रहने पर भी इसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे दिया आपकी कह रहा है कि भैया बलुई एवं मटियारी मिट्टी के बीचों बीच की स्थिति लोम कहलाती है। लोम सॉइल में सैंड सिल्ट के लिए गुणों का लगभग समान अनुपात होता है। गुण से लोम का मतलब दोमट मिट्टी में। ठीक है, ऐसी मिट्टी हल्की और भारी मिट्टी के गुणों को बराबर बराबर अनुपात में रखती है, इसलिए लोमी सॉइल जो आपकी होती है वो जो है हमारी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इनमें जो है तीनों मिट्टी का जो कण होता है या तीनों मिट्टी के जो गुण होते हैं उनका अनुपात क्या होता है भैया? उनका अनुपात बराबर होता है, इसीलिए हम जो है लोम सॉइल अधिक परफेक्ट मानते हैं। ठीक है, सभी क्रॉप के लिए। आगे दिया है, कह रहा है कि बहुत बलुई मिट्टी, ठीक है, बहुत हल्की बलुई और बहुत भारी मटियारी मिट्टी पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अच्छी नहीं समझी जाती, या तो ना ही ज़्यादा हल्की और ना ही ज़्यादा भारी हो। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए दोमट उपयुक्त होती है। लोमी सॉइल बताया नहीं, लोमी सॉइल उपयुक्त होती है जिसमें दोनों के गुण उत्पन्न जो है पाए जाते हों। किले लोमी हो, सिल्ट किले लोमी हो, सिल्ट किले एवं किले जैसी भारी मिट्टियाँ चावल, कपास, ज्वार, धनिया खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। चिकनी जलोढ़ मिट्टी में धान, पटसन एवं ढैंचा उगाई जाती है। इसी तरह मूंगफली, आलू, तंबाकू, बाजरा एवं लेग्यूमिनस चारा फसलें जैसे कि आपका सैंडी लोमी, सैंड लोमी और लोमी एंड सैंडी किले जैसी हल्की मिट्टियाँ उपयुक्त होती हैं। और बीज के गठन वाली मृदा जैसे कि आपका लोम, सैंडी लोम, सिल्ट लोम, लोम लगा देंगे तो बीज की गठन वाली हो जाएंगे, सैंडी लोम, किले लोम। ठीक है, अधिकांश फसलों के लिए उच्चतम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है भैया, लोमी अगर लग गया, चाहे वो सैंडी लग गया हो, सिल्ट लग गया हो, क्ले लग गया हो, तो वो आपकी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया आपका टेक्सचरल क्लास ऑफ सॉइल। टेक्सचरल क्लास ऑफ सॉइल, इसमें टेक्सचरल क्लास दिया है और रेंज ऑफ परसेंटेज, यानी कि सैंड कितने परसेंट कितने रेंज में पाया जाता है। ठीक है, तो दिया है आपका पहला सैंड के बारे में, फिर सिल्ट के बारे में, फिर क्ले के बारे में। तो जो सैंड होते हैं उसमें सैंड कितना पाया जाता है? 80 85 लेकर 100%। और जो आपका सिल्ट होता है उसमें सैंड कितना पाया जाता है? तो 0.0 से 15 तक। क्या? सैंड किसमें? सिल्ट में। और जो आपका क्ले है उसमें कितना सैंड पाया जाता है? 0 से 10। ठीक है, देख लेना, ये कन्फ्यूजन वाला है, ये याद नहीं होता है जल्दी। और लोमी सैंड में 70 से 90% तक सैंड पाया जाता है। 0 से 30% तक जो है आपके सिल्ट पाए जाते हैं, और 0 से 15% आपके क्ले पाए जाते हैं। सैंडी लोमी में 43 से 80% सैंड पाया जाता है। 0 से 50% जो आपका सिल्ट पाया जाता है। 0 से 20% आपका क्ले पाया जाता है। लोम में जो है आपकी लोम मतलब दोमट में 23 से 52% जो आपकी सैंड पाई जाती है। 28 से 50% आपकी सिल्ट पाई जाती है। और क्ले जो है 7 से 27% आपकी क्ले पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह देख लेना, सभी में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्ले होता है। तो क्ले में आपका 0 से 40% आपका सैंड, फिर 0 से 40 सिल्ट, फिर 40 से 60 आपका क्ले पाया जाता है। क्ले की प्रतिशत मात्रा जो है क्ले में ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात, बाकी देख लेना आप। ठीक है, आगे दिया आपका मृदा त्रिकोण के बारे में। किसके बारे में भैया? मृदा त्रिकोण के बारे में। टेक्सचरल ट्रायंगल समरी, सॉइल टेक्सचरल
ट्रेंगल ओवरव्यू कह रहा है मृदा त्रिकोण यानी कि टेक्सचरल ट्रेंगल में सैंड सिल्ट क्ले के प्रतिशत के आधार पर मृदा वर्ग को निर्धारित किया जाता है। सैंड सिल्ट क्ले, आप सॉइल साइंस पढ़िए हमेशा, सैंड सिल्ट क्ले, ठीक है। सैंड कितना होता है, सैंड कह रहा है कि नीचे की ओर 0 से 100% तक अंकित होता है, और सिल्ट जो है आपका दाहिने से ऊपर की ओर 0 से 100% दर्शाया जाता है, और जो क्ले होता है वो बाएं से नीचे की ओर, ठीक है, 0 से 100% दर्शाया जाता है, ये बात याद रखना। और कह रहा है कि तीनों अक्षों का योग सदैव कितना होता है, 100% होता है। त्रिकोण में प्रदर्शित प्रमुख वर्ग क्ले, सिल्ट क्ले, सिल्ट क्ले, सैंडी क्ले, फिर क्ले लोम, सिल्ट क्ले लोम, सैंडी लोम, ये सब जो है आती हैं, ठीक है। तीनों सदैव और कह रहा है कि तीनों अक्षों का योग जो है आपका 100% होता है, ठीक है। तो ये थी भैया सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जिसमें हमने जो है 5 प्रोफाइल पढ़ी। कौन कौन सी थी आपकी, O A E B C, इन्हीं को आप जो है मास्टर होराइजन भी कहा जाता है। जो O होराइजन होती है वनों की मृदा होती है, ए होराइजन जो होती है आपकी कृषि कार्य के लिए होती है, ई होराइजन में आपकी एल्यूवेशन प्रक्रिया होती है, और जो आपकी बी होराइजन होती है भैया, तो बी होराइजन में क्या होता है, तो बी होराइजन में आपकी याद रखना एल्यूवेशन प्रक्रिया होती है ना, आई वाला एल्यूवेशन प्रक्रिया। और जो आपकी सी होराइजन होती है, सी होराइजन में क्या होता है, तो ये सब जो है मृदा निर्माण इसी में जारी होता है, इसी को जो है पेरेंट होराइजन भी कहा जाता है, ठीक है, पेरेंट मैटेरियल पाया जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। तो आपकी जो सवाल प्रोफाइल थी ये खत्म हो गई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।